नमस्कार दोस्तों। तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गांधी जी के बारे में काफी ज्यादा ज्ञान देते हैं कि गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी कैसे थे, उन्होंने हमारी आजादी के लिए कुछ किया भी या नहीं किया। तो गांधी जी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो कितने जरूरी थे, ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि गांधी जी जब भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से, उस समय तक भारत में क्या हालात थे और अंग्रेजों के आने के बाद से अंग्रेजों ने कैसे हमें लूटना शुरू किया, तब से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक जब गांधी जी भारतीय राजनीति में आए तब तक क्या हालात बदल चुके थे भारत में। आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर भारत कितना ज्यादा बदल चुका था, देखते रहिए। तो जब अंग्रेज भारत आए उस वक्त उत्तर भारत में मुगल कमजोर हो चुके थे। भारतीय उत्पादक और व्यापारी जो सेठ वगैरह थे वो पैसे वाले तो थे और पूरे देश में फैले हुए भी थे। भारत की आर्थिक व्यवस्था पर उनका काबू तो था या कब्जा तो था, लेकिन भारत की राजनीति से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज धीरे धीरे सत्ता हथियाने लगे थे। दूसरी तरफ 18वीं सदी के अंत से इंग्लैंड में मिडिल क्लास ताकत में आने लगा था। वो अब सिर्फ जमीन या सामंतवाद के भरोसे नहीं था। ब्रिटिशर्स का जो सोशल ऑर्डर था, सामाजिक व्यवस्था, वो हमसे बेहतर हो चुकी थी। जहां हम भारतीय केवल अपने समाज और अपने देश के बारे में सोचकर आगे बढ़ रहे थे या फिर इस तरह अपने डिसीजन लेते थे, वहीं जो अंग्रेज थे वो एक वर्ल्ड व्यू, एक वैश्विक नजरिए के साथ आगे बढ़ रहे थे। वो ये भी देख रहे थे कि अमेरिका और फ्रांस में और दूसरे देशों में उस वक्त क्या हो रहा है। अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ और अमेरिका ने सामंतवाद और बाहरी ताकत को अपने देश से निकाला। 1776 में अमेरिका आजाद हो गया। फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस ने साम्राज्यवाद को खत्म किया 1799 में। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। ये सब कुछ 18वीं सदी में हो रहा था और इसी सदी में नादिर शाह भी उत्तर भारत में आया था 1739 में। और उत्तर भारत में उसने क्या तबाही मचाई थी ये हम सब जानते हैं। इसके बाद उत्तर भारत की जो पूरी व्यवस्था थी वो एक तरह से चरमरा गई थी। बंगाल में और भी ज्यादा बुरा हाल होने वाला था। इंग्लैंड तरक्की करता गया हमारे पैसों से, हमारी संपदा से। बंगाल का सारा पैसा इंग्लैंड अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लगाता गया जो शुरू हुआ 1760 से। इतना लूटा गया बंगाल को कि 1770 में बंगाल में अकाल और भुखमरी पड़ गई। बंगाल की हालत इतनी खराब थी कि बताया नहीं जा सकता। इसके बाद भारत का सामान और कपड़े जो इंग्लैंड जाते थे उस पे अंग्रेजों ने रोक लगा दी या फिर बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी लगा दी, टैक्स लगा दिया। कारण ये था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अब ये सारी चीजें इंग्लैंड में बनने लगी थी और वहां पर इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादियों का एक नया वर्ग उभर चुका था, जिसके लिए फायदेमंद ये था कि वो वहां पर सामान बनाए और हमें बेचे। अब हम उनके ग्राहक बन चुके थे और इंडियन मार्केट को उनके लिए खोल दिया गया। इन सबसे हुआ ये कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। जितने भी कारीगर या बुनकर थे उनकी हालत खराब हो गई, वो बेरोजगार हो गए। 18वीं सदी के अंत तक जो पेपर, मेटल या ग्लास या शिप बिल्डिंग जो दूसरी इंडस्ट्रीज थी उनको भी अंग्रेज बंद करते गए वन बाय वन। सारा प्रोसेस शुरू हुआ बंगाल से और धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में फैलता गया। अब ये जो पूरे इतने सारे बेरोजगार लोग थे उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो जमीन पर काम करें, लेकिन जमीन थी लिमिटेड। जमीन पर बोझ बढ़ता गया। इन सब का नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर था, सोशल सिस्टम था, वो कोलैप्स कर गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि गरीबी और बेरोजगारी आसमान छूती गई और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बिल्कुल नीचे आ गया। भारत पिछड़ता चला गया और इंग्लैंड और भारत के बीच ये जो दूरी थी, ये जो गैप था उन्नति का, टेक्नोलॉजी का, वो बढ़ता चला गया। 1793 में जमींदारी सिस्टम शुरू कर दिया अंग्रेजों ने परमानेंट सेटलमेंट के जरिए। शुरू में उन्होंने रेवेन्यू फार्मर नियुक्त किए और ये जो राजस्व अधिकारी थे, राजस्व किसान, इनका काम था जमीन से टैक्स वसूलना। जमीन का टैक्स ही वसूलते थे और बाद में इन्हीं को अंग्रेजों ने जमींदार बना दिया। यानी अब तक जो जमीन उन जमींदारों की नहीं थी जिसका वो सिर्फ टैक्स वसूलते थे, अब वो जमीन उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई। आपको अगर ना पता हो तो इस वक्त तक भारत में जॉइंट लाइफ का सिस्टम हुआ करता था, यानी एक कोऑपरेटिव सिस्टम के तरीके से फसलें उगाई जाती थी और जमीन पर काम किया जाता था। एक सहकारी प्रणाली थी। लेकिन अब ये सारी जमीन बंटती चली गई
और जमींदारी सिस्टम शुरू हो गया और जमींदारों का एक नया वर्ग शुरू हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो जमींदार थे उनको फिर ऐसा लगा कि अंग्रेज जब तक भारत में है तब तक हमारा फायदा है, क्योंकि अंग्रेजों ने ही उन्हें बनाया था। इसलिए जाहिर सी बात है वो अंग्रेजों की तरफ हो गए, यानी हमारे ही लोग हमें ही दबाने के लिए अंग्रेजों की साइड हो चुके थे। अब इसके बाद बच्चे राजे रजवाड़े, तो इनको भी अंग्रेजों ने बहुत ही सोच समझकर हैंडल किया सब्सिडरी अलायंस के जरिए 1798 के आसपास। इस अलायंस संधि के मुताबिक अंग्रेज जो थे वो इन रियासतों से कहते कि वो जो रियासतें हैं वो अपनी सेना को खत्म कर दे अपने राज्य में और उसके बदले अंग्रेजों की सेना को अपने राज्य में रखे। इसके बदले में अंग्रेज इन रियासतों को प्रोटेक्शन देते बाहरी आक्रमण से दूसरे राज्यों से। इसी के साथ ये जो रियासतें थी वो इस प्रोटेक्शन के बदले में पैसे या अपने राज्य का हिस्सा अंग्रेजों को देते। हैदराबाद, अवध, ये सब जो रियासतें थी ये इसी तरीके से अंग्रेज इन्हें चलाते थे, यानी राजाओं को अपनी तरफ किया, जमींदारी सिस्टम बनाकर जमीन पर अधिकार किया। अब सिर्फ 2-3 बड़ी ताकतें भारत की बची थी। 1817-19 तक थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, अंग्रेजों की जीत हुई, मराठा इलाकों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1848-49 में सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध हुआ, अंग्रेजों की यहां पर भी जीत हुई और सिख एम्पायर को पेशावर तक अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। यानी सारी बड़ी ताकतों को हराकर अब अंग्रेज हर जगह अधिकार कर चुके थे। अब सिर्फ मुगल बचे थे और मुगल अब सिर्फ नाम के रह गए थे। हम जानते हैं 1857 की क्रांति हुई, मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने देश निकाला दिया, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया। अब हमारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। सारी बड़ी ताकतें अंग्रेजों के सामने घुटने टेक चुकी थी। उदासीनता का माहौल यहां से शुरू हुआ और गुलामी के साथ जीने की आदत हो गई। जितने भी रईस लोग थे सब अंग्रेजों की तरफ थे। जो राजे रजवाड़े थे वो सिर्फ अपनी रियासत के बारे में सोचते, उनको किसी कुछ खास गरीबों से मतलब था नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। पैसे वाले सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे और एक फैक्ट है, जितनी गरीब जनता थी अब उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं था। ऐसे में क्रांति की जरूरत थी जो सारे भारतीयों को एक कर सके और इस बदलती दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी आ रही थी वहां पर दूसरे देशों के साथ भारत को कतार मिलाकर खड़ा कर सके। लोकतंत्र आ चुका था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ ही चुका था और हम अभी भी राजे रजवाड़ों में जी रहे थे कि कोई राजा आएगा हमें बचाएगा या फिर गोरे साहब अब हमारे ऊपर रूल करेंगे क्योंकि वो हमसे बेहतर हैं। और ये जो पूरा साहब और मेम साहब वाला कल्चर है ये उस वक्त भारतीय जनमानस में हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठा दिया गया और इस तरह बैठा कि आज भी अगर आप देखें तो पूरी तरह से निकल नहीं पाया है। आज भी अगर आप नोटिस करें तो जब आप एयरपोर्ट या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाएं और देखें कि ज़्यादातर लोग हम इंडियंस जब अंग्रेज़ों को देखते हैं तो हमारा किस तरह का एक एटीट्यूड होता है उनकी तरफ, जैसे वो हमसे बेहतर है, उनसे बात करना, उनको अप्रोच करना, उनको बैठने के लिए सीट ऑफर करना। वहीं दूसरा अगर कोई इंडियन खड़ा हो 2 घंटे तक भी बगल में तो हम उसको सीट ऑफर नहीं करते। तो ये हालांकि एक अलग मुद्दा है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। अब कुछ प्रॉब्लम साफ थी। पहला ये कि भारत को पुरानी बेड़ियों से छूटकर नई दुनिया में प्रवेश करना था, सवाल था कि कैसे। दूसरी चीज, लोगों को ये एहसास दिलाना था कि वो गुलाम है और उनका हक है आजादी। तीसरी चीज, देश इतना बड़ा है कि दूर दूर तक कोने कोने में लोगों को इस बात का एहसास दिलाना था कि उन्हें आजादी के लिए आगे बढ़ना होगा और एक साथ आना होगा। चौथी चीज, ज्यादातर लोग भारत में तब भी और आज भी मिडिल क्लास, मजदूर या किसान थे, तो उनको साथ मिलाना जरूरी था आजादी पाने के लिए। और सामाजिक और आर्थिक रूप से अब कोई कड़े कदम लेने जरूरी हो गए थे भारत के लिए। लीडर्स बहुत सारे आते गए लेकिन कोई भी बहुत ज्यादा कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं दे पा रहा था। कांग्रेस 1885 में बन गई। कांग्रेस में 2 फैक्शन थे, मॉडरेट और एक्सट्रीम। मॉडरेट में गोपाल कृष्ण गोखले जी जैसे लीडर थे, एक्सट्रीम में बाल गंगाधर तिलक जी जैसे लीडर थे। दोनों का तरीका अलग लेकिन लक्ष्य सेम था, लेकिन कोई भी बहुत ज्यादा कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहा था। ऐसे में 1915 में भारतीय राजनीति में आगमन हुआ मोहनदास
करमचंद गांधी का, जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। लेकिन क्या गांधी जी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, और अगर कर पाए तो किस हद तक? इन सवालों के जवाब हम जानेंगे अगले भाग में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी और विषय में आपको जानना है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।